हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 7 के अंदर जो बाकी के दो इम्पोर्टेंट लाइंस और जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच गए हैं हमारे चार में से, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण अर्धक। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्या काम करता होगा। ये किसी एंगल को बाइसेक्ट करता होगा। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता होगा। कोण अर्धक यानी कि कोण को आधा आधा करता है, या फिर कोण द्विभाजक, कोण को दो बराबर हिस्सों में भाग कर देता है, तोड़ देता है। तो चलिए भाई एक बार एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं। तो ये हमारे सामने कोई एंगल है, तो जो इसका एंगल बाइसेक्टर होएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। यानी कि ऊपर वाला एंगल और ये जो नीचे वाला एंगल है दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? ऐसे दिखते हैं एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण अर्धक। और आपको एंगल बाइसेक्टर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? देखो, हमने इस एंगल को मान लिया ए बी सी। इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट अवेलेबल हैं वो सारे, ये जो दोनों लाइन है ना ए बी और बी सी, इन दोनों लाइनों से बराबर दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, ये थ्योरम है कि एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट इन दोनों लाइनों से, जो एंगल की बाकी दो भुजाएं हैं, जो उसकी आर्म्स हैं, उनसे बराबर डिस्टेंस पर होता है। और हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी लाइन से कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, परपेंडिकुलर बना के। ऐसे तो नहीं देखते ना कि पॉइंट नंबर ए लाइन बी सी से कितना दूर है। ऐसे तो नहीं देखते ना कि भाई 5 सेंटीमीटर दूर है। ऐसे टेढ़ा करके सीधा करके देखते हैं। तो चलिए भाई, जो मैंने आपको पॉइंट बताया है एक बार उसको मैं प्रूव और कर देता हूं। तो इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो है ये, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो है ये। तो हमने क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है कि भाई ये जो के एल है और एल एम है ये दोनों बराबर हैं, कि इस पॉइंट का दोनों आर्म से डिस्टेंस बराबर है। तो देखो, हमारे सामने दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो है बी के एल और दूसरी ट्रायंगल क्या है? बी एम एल। ये दो ट्रायंगल है, बी एम एल और बी के एल। क्लियर है? तो अब देखो, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एक एंगल इक्वल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है, जी हाँ। और एक और एंगल है जो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर राइट एंगल है, हाँ जी, एक और एंगल मिल गया जो दोनों ट्रायंगल के अंदर बराबर है। और एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर आती है। तो भाई एक साइड है जिसकी लेंथ बराबर होएगी, तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई, सर्वांग सम हुई, तो भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों बराबर हो गई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की सारी साइड्स जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो हाँ, अब इसके अंदर डाउट मत सोचना कि भाई साइड एंगल साइड होता है, एंगल बीच में होता है। नहीं, एंगल का बीच में होना जरूरी, ये मैं क्या बोल गया कि भाई एंगल साइड एंगल होता है। दो एंगल है ना, तो अगर हमारे पास दो एंगल होते हैं भाई, क्योंकि दो एंगल बराबर हो गए किसी भी दो ट्रायंगल के, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर हो गया। तो दो एंगल बराबर होते हैं तो एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल कैसे भी कर लो, या एंगल साइड एंगल। तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई कि भाई एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट बाकी दो भुजाओं से बराबर डिस्टेंस पर होता है। तो चलिए अब हम अपनी ट्रायंगल के अंदर बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर। सारी लाइंस और पॉइंट्स ट्रायंगल के लिए ही कर रहे हैं ना। तो भाई हमारे सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसका मैंने पहला एंगल बाइसेक्टर बनाया, फिर दूसरे वाला बनाया और फिर तीसरे वाला बनाया। तो आप पाओगे कि तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, क्या अभी कंसेप्ट बताया था कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट है वो तीनों आर्म से बराबर डिस्टेंस पर होता है। तो ये जो पॉइंट है, ये अगर बी ओ जो एंगल बाइसेक्टर है वो ये वाला है, ये बी ओ के ऊपर है, इसीलिए ये ए बी और बी सी, क्योंकि ये बी ओ के ऊपर तो है ना, इसलिए ए बी और बी सी इन दोनों, ये जो दोनों आर्म्स हैं इनसे बराबर डिस्टेंस पर होगा। लेकिन ये पॉइंट है, ये सी डी के ऊपर भी है, सी डी इस वाले एंगल बाइसेक्टर पे भी है। तो इसी कारण ये ए सी और बी सी इन दोनों से भी इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो कुल मिलाकर ये पॉइंट
तीनों एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है, तो वही कंसेप्ट अगर हम लगाएंगे तो ये तीनों, ये जो तीनों साइड है ना ट्रायंगल की, इन तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। यानी कि अगर मैं यहां पर एक कंपास रखूं जिसका सेंटर, जिसकी चोंच में रख दूं इस पॉइंट के ऊपर और पेंसिल को यहां पर रख दूं, तो बिकॉज ये तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो तीनों साइड से बराबर डिस्टेंस पर होगा। क्लियर है, यानी कि एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं इसको सेंटर में लेते हुए, इसको, जो कि तीनों साइड्स को टच करेगा, तीनों साइड्स को टच करने वाला है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। जब भी सारे एंगल बाइसेक्टर एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक ऐसे सर्कल का पॉइंट होता है, वो एक ऐसे सर्कल का पॉइंट होता है जो उस ट्रायंगल के अंदर आएगा। मतलब उस पॉइंट को सेंटर लेकर आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो उस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करेगा। यानी कि ये जो सर्कल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सर्कल और हिंदी में बोलते हैं अंतःवृत्त, कि भाई अंदर जो सर्कल है अंतःवृत्त। तो इन सर्कल, ये जो पॉइंट है ये इसके अंदर जो सर्कल है, जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है उसका सेंटर है, इसलिए इसको इन सेंटर बोलते हैं। क्लियर है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं भाई अंतः केंद्र, कि जो सर्कल अंदर है, जो अंतः वृत्त है उसका केंद्र है ये अंतः केंद्र। और इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना, जो रेडियस, बिकॉज ये इन सेंटर है, इसके रेडियस को इंग्लिश में हम बोलते हैं इन रेडियस, क्योंकि जो सर्कल इंस्क्राइब्ड है अंदर है उसका रेडियस है। और हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, अंतः त्रिज्या। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो अब जो अपना एंगल बाइसेक्टर है उसको लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूं। चलिए देखो भाई, जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर मैं इसके अंदर वाले बाइसेक्टर्स, अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर्स बनाता हूं ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये जो अंदर वाले बाइसेक्टर्स बनाने पर ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल है, इनके बीच में एक रिलेशन होती है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मान लो ये जो अंदर वाले एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंगल बी और एंगल सी के, ये पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो जो एंगल बी ओ सी है ना, वो इक्वल होता है 90, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो अगर एंगल ए जो है वो 40 होगा तो एंगल बी ओ सी क्या होएगा, 90 प्लस 40 का हाफ, 40 का हाफ होता है 20, यानी कि 110 के बराबर होगा। अगर एंगल बी ए सी 60 होगा तो एंगल बी ओ सी क्या होएगा, 90 प्लस 60 का हाफ, यानी कि 120 डिग्री होएगा। ठीक है, तो एक तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब एक और रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर दूं और ये जो बाहर वाले इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, जो बाहर के कोण हैं। तो अगर मैं ये जो एक्सटर्नल एंगल्स हैं इनके एंगल बाइसेक्टर्स लूँ यहाँ पर, एक्सटर्नल एंगल्स के इनके, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना इसको ओ मान लो, तो इसका और इसका भी एक रिलेशन होता है। ये जो अंदर वाला होता है ये तो होता है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ये जो बाहर वाला होता है यहाँ पर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। इनको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है नहीं। आप खुद डिराइव कर सकते हो अगर आपका दिल करे तो, ठीक है, अदरवाइज आपको उसकी नीड नहीं है यहाँ पर। तो देखो, अगर अंदर वाला कोण 40 डिग्री हुआ तो ये क्या होएगा, ये होएगा 90 माइनस 40 का हाफ 20, यानी कि ये 70 हो जाएगा। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। और एक और केस है, देखो यहां पर तो जो दोनों एंगल बाइसेक्टर थे दोनों इंटीरियर एंगल्स के थे, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल, ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल। यहां पर जो दोनों एंगल बाइसेक्टर है दोनों बाहर वाले हैं। ये जो एंगल बी है ये एक्सटीरियर है, बाहर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ये भी बाहर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। लेकिन तीसरा केस है जब हम क्या करते हैं, एक तो अंदर वाला एंगल ले लेते हैं जैसे ये वाला, और एक बाहर वाला एंगल ले लेते हैं जैसे ये वाला। ठीक है, तो तीसरे केस में हम क्या करेंगे, एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल ले लेते हैं।
तो उस केस में जो एंगल BOC बनेगा, एंगल BOC दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए। उसके अंदर 90 प्लस और 90 माइनस कुछ नहीं आएगा, जस्ट वो हाफ ऑफ एंगल ए होगा। अगर एंगल ए 60 डिग्री का होगा तो ये एंगल BOC 30 डिग्री का होगा। तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं एंगल बाइसेक्टर के, ये आपको याद रखने हैं। तो अब आप देखोगे कि भाई ठीक है, जब एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल हो तो मैं मान लूंगा सिर्फ हाफ है, लेकिन इनके अंदर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कब 90 प्लस है कब 90 माइनस है, ये हो सकता है। तो आपके उस कंफ्यूजन को भी दूर कर देता हूं। देखो ये जो एंगल BAC है, इस एंगल BAC का मुंह ज्यादा खुला है या BOC का? आपको सीधा सीधा दिख रहा है, बिकॉज नीचे जो बेस है वो सेम है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एंगल BOC का मुंह है वो ज्यादा खुला है, वो ऊपर वाले एंगल से बड़ा है। तो इसी कारण ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए होगा। मतलब जो इंटरनल वालों का बनता है वो 90 प्लस वाला होगा, बाहर वाले का मुंह का शायद आप अंदाजा ना लगा पाओ, तो इसलिए मैंने इससे आपको बता दिया। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को डायरेक्टली यूज करते हैं। एक बार अपनी नोटबुक पर लिख लो और इनको एक बार याद कर लो। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2017 मेंस का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखो इन ट्रायंगल PQR, तो एक ट्रायंगल PQR हमने बना ली, ये लो भाई। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, तो एंगल Q का इंटरनल बाइसेक्टर एंड R, और एंगल R का इंटरनल बाइसेक्टर, ये O पर मिलते हैं। और एग्जामिनर ने क्या बताया है कि QPR 70 डिग्री है। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है 90 प्लस उस एंगल का हाफ। 70 का हाफ क्या होता है 35, तो 90 प्लस 35 ये क्या हो गया 125। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर बेस्ड ऐसे। ठीक है भाई, और हर एक एग्जाम में आते हैं। इन तीनों में से किसी न किसी एक पर तो आ ही जाता है किसी न किसी वे में क्वेश्चन डायरेक्ट। ठीक है, एक बार ये और देखो जरा। इन ट्रायंगल ABC, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB, तो भाई ABC का इंटरनल बाइसेक्टर और ACB का इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, मीट एट I, ये दोनों I पर मिलते हैं। और एंगल BIC इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब की बार इन्होंने एंगल BIC बता दिया और आपसे एंगल A पूछ लिया। तो देखो ये वाला जो एंगल होता है, ये जो BIC होता है, ये क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। जब 90 के अंदर एंगल A का हाफ जोड़ते हैं तो ये आता है। मेरे को एक बात बताओ, 90 के अंदर क्या जोड़ूं कि 120 आ जाए? तो आप बोलोगे 90 के अंदर 30 जोड़ दें, लेकिन 90 के अंदर हमें एंगल A का हाफ जोड़ना होता है, यानी कि एंगल A का जो हाफ है वो 30 के बराबर है। 90 के अंदर एंगल A का हाफ जोड़ने पर ये आता है, यानी कि जो 30 है वो एंगल A के हाफ के बराबर है। तो एंगल A भाई 60 के बराबर होएगा। ठीक है, 60 का हाफ 30 होता है ना, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन A। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है डायरेक्ट। अब एक बार ये बताओ जरा, द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब की बार एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं, बाहरी समद्वि भाजक हैं। तो हमारे सामने ट्रायंगल बन गई ABC, इसकी साइड्स को मैंने एक्सटेंड कर लिया, तो मैंने एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लिए। तो इनके बीच में जो एंगल है वो 40 है। तो अब इसने पूछा क्या है, देन द थर्ड एंगल ऑफ द ट्रायंगल। देखो द एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स, ये जो दो एंगल हैं इनके जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं उनके बीच में एंगल 40 है। तो इन दो एंगलों की बात हो रही है, B की और C की, किसी भी दो की, मतलब किसी भी दो एंगल के जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हैं उनके बीच में एंगल 40 है। तो थर्ड एंगल मतलब कि ये जो बचा हुआ है इसका, तो ये जो थर्ड एंगल है ये क्या होएगा? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो तो ये वाला एंगल है ये होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A का हाफ घटाया जाता है 90 में से, तब ये आता है। लेकिन 90 में से क्या घटाने पर 40 आएगा? 90 में से 50 घटाने पर 40 आएगा। 90 माइनस 50 40। लेकिन 90 में से एंगल A का हाफ घटाया जाता है, यानी कि एंगल A जो है वो 100 है, क्योंकि एंगल A का हाफ 50 है ना भाई। 90 में से एंगल A का हाफ घटाओगे तो 40 आ रहा है, तो यानी कि एंगल A का हाफ 50 है, तो एंगल A 100 है। मीन्स आंसर इज ऑप्शन A। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे लिखता नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसे आपको लिखना भी नहीं चाहिए कि भाई 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 40। इसके अंदर भी क्या हम इक्वेशन बनाकर लिख कर करेंगे, डायरेक्टली हम देख सकते हैं इसके अंदर। तो एक बार ये देखो जरा, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल B एंड एक्सटर्नल एंगल C। तो भाई अब की बार इन्होंने क्या बताया, एंगल B का इंटरनल और एंगल C का एक्सटर्नल।
एक अंदर का एक बाहर का। तो उस केस में मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो एंगल बनता है ये दोनों डी पर इंटरसेक्ट करते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल बी ये वाला और एक्सटर्नल एंगल सी इस वाले एंगल का, ये डी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला जो एंगल है ये एंगल ए का हाफ होता है। तो अब की बार बी डी सी 50 है तो एंगल ए का हाफ यानी कि एंगल ए 100 है। आंसर इज ऑप्शन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक बार ये देखो जरा, लेट ओ बी द इंसेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ओ इंसेंटर है, और जैसे ही आपने इंसेंटर वर्ड सुना तो आपके दिमाग में कुछ जरूरी बातें आ जानी चाहिए। क्या जरूरी बातें? एक तो ये आ जानी चाहिए कि भाई इंसेंटर है तो एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इंसेंटर है तो ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होएगा उसका सेंटर है ये, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए वो आपको ध्यान आ जाने चाहिए है। अब देखते हैं हम आगे ये क्या बताता है। तो O जो है वो इंसेंटर इसने बताया, एंड D बी द पॉइंट ऑन साइड BC। D जो है वो BC पर पॉइंट है, सच दैट OD इज इक्वल टू OD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए ना कि भाई अगर इस पॉइंट से कोई भी लाइन ऐसे गुजरेगी वर्टेक्स से होकर तो ये एंगल को बराबर हिस्सों में बांटेगा, ऐसे बराबर हिस्सों में बांटेगा, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है इफ एंगल BOD इज 15। तो भाई एंगल BOD जो है ये 15 है, लेकिन जैसे ही B और O को मिलाएं तो हमें पता लग गया कि भाई इन सेंटर से जो भी लाइन पास होगी और वर्टेक्स से जो भी लाइन पास होगी इन दोनों को मिलाकर वो एंगल बाइसेक्टर होगी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स का ही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है ये। तो मतलब कि ये वाला जो एंगल है इसको इसने बाइसेक्ट किया होगा। तो देखो हमारे सामने एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक एंगल जो है वो 90 का है, दूसरा एंगल 15 डिग्री का है, तो हमने तीसरे वाला एंगल निकालना है। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से 90 यहाँ पर पूरे हो गए तो बाकी बचे 90, 90 में से 15 गए 75, तो ये वाला एंगल 75 है, और ऊपर वाला एंगल भी 75 होएगा क्योंकि BO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल ABC उसने पूछा है जो 75 + 75 150 होएगा, मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। ये और देखो भाई एक बार, द इंसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ। किसी ट्रायंगल का इंसेंटर लाइज इन द इंटीरियर, उसके अंदर स्थित है। तो कौन से वाले त्रिभुज का अंदर स्थित होता है? आइसोस्केलस हो तब, राइट एंगल हो तब, या इक्विलेटरल हो तब, या सभी का। देखो सबसे पहले ये बताओ जो इंसेंटर है वो बनता कैसे है? इंसेंटर जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र बनता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसका सेंटर। तो दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर अगर आप सर्कल को फंसाओगे और उसका सेंटर देखोगे, इन सेंटर इंस्क्राइब्ड सर्कल का सेंटर, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही होएगा ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये जो बातें हैं लाइक ये कॉमन सेंस की बातें हैं, जो मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स बताए हैं उनके बेस पर आप ये डिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए भाई अब अगली लाइन हम करने वाले हैं जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है एक लाइन के लिए, ठीक है। हमारे पास एक लाइन है AB, तो एक दूसरी लाइन होती है, एक दूसरी रेखा होती है जो इस लाइन को, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, जी हाँ, और इस लाइन को बाइसेक्ट करेगी यानी कि दो बराबर हिस्सों में काटेगी। यानी कि इस भुजा के, AB एक भुजा है, इस भुजा को समद्विभाजक, समद्विभाज करेगी, इसको दो बराबर हिस्सों में काटेगी, और लंब भी होगी यानी कि इसके परपेंडिकुलर भी होगी। क्लियर है? इसमें 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो भाई ऐसी लाइन है ये वाली, ठीक है। तो यानी कि ये इसको बराबर हिस्सों में भी बांट रही है, AO = BO, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी बना रही है, 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो यहां पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होएगा वो A से और B से समान दूरी पर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट इस लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे बराबर डिस्टेंस पर होता है। ये चीज हम अभी प्रूव भी करेंगे, देखो कैसे भाई। यानी कि हमने प्रूव करना है कि ये जो AD है और ये जो DB है ये दोनों बराबर हैं, ये प्रूव करना है ना। तो देखो हमारे सामने दो ट्रायंगल बन गई, AOD और BOD, ठीक है। AOD और ट्रायंगल BOD। तो देखो
दोनों के अंदर ये राइट एंगल है, दोनों के अंदर एक एंगल बराबर है, जी हाँ, दोनों के अंदर ये जो साइड है दोनों के अंदर बराबर है, दोनों के अंदर एक एंगल भी बराबर है, और ये जो तीसरी ये जो साइड है ये दोनों के अंदर है, दोनों ट्रायंगल्स का हिस्सा है, ये कॉमन है, तो भाई एक साइड भी बराबर है, एक और साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम हो गई, और इसका मतलब क्या है कि इनके सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हो गए, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। तो किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट होएगा वो इसके एंड पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इसको हम आगे यूज करने वाले हैं समझने के लिए। तो देखो भाई, अब ट्रायंगल के अंदर बना लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत क्या है कि किसी भी साइड के परपेंडिकुलर होगा और उसको बराबर दो हिस्सों में बांटेगा, बस ये इसकी खासियत है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से पास होगा, ऐसे मत सोचना कि ये वर्टेक्स से जरूर पास होगा ना, इसका काम वर्टेक्स से पास होना नहीं है, इसका मेन काम है, हो भी सकता है वर्टेक्स से पास, लेकिन इसका मेन काम है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, मान लो देखो नीचे ये जो एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो मैंने बी सी जो साइड है फिक्स कर दी, तो मैं ये वाली ट्रायंगल बनाऊंगा अगर ए बी सी ऐसे, तो ये देखो ये वर्टेक्स से पास भी हो गया, लेकिन अगर मैं ये वाली ट्रायंगल बनाऊंगा ऐसे तो बेचारा वर्टेक्स से पास कैसे होगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो तो ऐसे फिक्स हो गया, इस लाइन के बीच में से जाएगा और सीधा खड़ा रहेगा, ऐसे टेढ़ा भी नहीं हो सकता। तो वर्टेक्स से पास होना जरूरी नहीं है ये, ठीक है, शीर्ष से पास होना जरूरी नहीं है। तो एक बार तीनों बना लेते हैं जरा, और आपको वो प्रॉपर्टी याद है कि किसी भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा समद्विभाजक लंब या भुजा लंब समद्विभाजक कैसे भी इसको बोल सकते हो, उसके ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, वो एंड पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होता है। और ये जो पॉइंट है ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, तीनों, यानी कि ये ए बी और सी तीनों से बराबर डिस्टेंस पर है। तीनों से बराबर डिस्टेंस पर क्यों है बताऊं, देखो ये जो पॉइंट है ये इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है, इस वाले पर, तो इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर एक पॉइंट बी और सी से बराबर दूरी पर है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इस वाले पर लाई करता है तो बी और सी से बराबर दूरी पर है, और ये जो पॉइंट है ये इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है, और इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट ए और सी इन दोनों से बराबर दूरी पर होता है, तो ये ए और सी से भी बराबर दूरी पर है, तो यानी कि ये ए बी और सी तीनों से बराबर डिस्टेंस पर है। तो अब अगर मैंने कोई कंपास लिया और उसको ऐसे रखा, इस पॉइंट को सेंटर बनाते हुए यहाँ पर रखा, तो ऐसा सर्कल बन जाएगा, बिकॉज ये ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, जो बी सी और ए इन तीनों में से पास होएगा। समझ में आ गई बात, यानी कि ऐसा कोई सर्कल बन जाएगा। तो अब इसका नाम क्या रखेंगे, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट का नाम क्या रखेंगे वो देखते हैं। तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी एक दूसरे को काटते हैं वो जो पॉइंट होता है वो एक ऐसे सर्कल का सेंटर बनता है जो उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब करता है, या फिर जो उस ट्रायंगल के प्री, मतलब कि प्री का क्या मतलब होता है, प्री का मतलब उसके बाहर होता है, उसके बाहर होता है, क्लियर है, उसके आउटसाइड होता है, जैसे आप बोल सकते हो अपना पेरीमीटर जैसे होता है, क्लियर है, जो उसके आउटसाइड होता है। हिंदी के टर्म्स इतने एग्जैक्टली मैंने किए नहीं है ना, क्लियर है। तो ये जो सेंटर है ये ऐसे सर्कल का सेंटर है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये भाई साहब सर्कम सेंटर कहलाएगा, सर्कम सेंटर। प्री का मतलब मुझे पता है हिंदी में आउटसाइड होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्री केंद्र होगा, प्री केंद्र, ठीक है, एक ऐसे सर्कल का केंद्र होगा जो इसके बाहर है, जो इसके चारों तरफ है, जो इसकी परिधि पर है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, तो इसको हिंदी में प्री केंद्र बोलते हैं। देन इस सर्कल की रेडियस को क्या बोलेंगे, इस सर्कल के रेडियस को इंग्लिश में बोलेंगे सर्कम रेडियस, कि भाई जो सर्कल सर्कमस्क्राइब है उसका रेडियस है, और हिंदी में बोलेंगे जी प्री त्रिज्या, ठीक है। देन ये जो सर्कल है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर्कम सर्कल, और इसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, प्री वृत्त, प्री वृत्त। तो समझ में आ गई बात, इसको सर्कम सेंटर क्यों कहते हैं, प्री केंद्र क्यों कहते हैं। तो चलिए भाई अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बाद में करवाने वाला हूँ कि किसी भी सर्कल के अंदर कोई भी कोड है वो सेंटर पर जो एंगल बनाती है, कोई भी कोड किसी भी सर्कल के अंदर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो एंगल डबल होता है जो एंगल वो यहाँ पर बनाती है उसके सरकमफ्रेंस पर। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है। तो इसी तरह बिकॉज कोई भी ट्रायंगल है और उसका ये जो सरकम सेंटर है, प्री केंद्र है, वो एक सर्कल का सेंटर होता है जो उसके बाहर होता है। तो BC जो है ये कोर्ड हो गई ना BC, तो BC इसके सरकम सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल, और BC ने जो इसके यहाँ पर सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि पर जो एंगल बना रखा है उसका डबल होएगा, ये अंदर वाला एंगल उसका डबल होएगा। तो इस कारण ये थ्योरम फॉलो होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ये इस सर्कल के अंदर फंस गई, ठीक है, ये इस सर्कल के अंदर फंस गई, और सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये ट्रायंगल ऐसे फंस गई ABC, और सेंटर पर जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो इस वाले का डबल होता है। क्लियर है? तो ये भी कई बार यूज करवा लेता है एग्जामिनर। तो चलिए भाई अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड इट देन द ट्रायंगल इज। तो अगर सरकम सेंटर आउटसाइड है तो ट्रायंगल कौन सी होगी? तो देखो आपकी दुविधा मैं हमेशा के लिए मटे देता हूँ, हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। देखो मैं 3 केसेस ले रहा हूँ, यहाँ पर 3 सर्कल ले रहा हूँ, और आज के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे। अगर कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वो हमेशा इस टाइप से बनेगी, सर्कल के अंदर होएगी ना। देखो सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर होता है, ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर होता है। तो ट्रायंगल के बाहर मैंने सर्कल बना लिया, तो मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाई, उसके बाहर का जो सर्कल है वो ऐसा बनेगा, और उसका जो सेंटर है ट्रायंगल के बीच में आएगा। यानी कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, तो सेंटर बीच में आता है। लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, वो इस सर्कल के अंदर, इस वृत्त के अंदर कहाँ पर आती है, वो हमेशा सेमी सर्कल के अंदर आती है, क्योंकि हमेशा जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। डायमीटर हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसका जो सरकम सेंटर है, उसका जो प्री केंद्र है, वो हमेशा उसके हाइपोटेन्यूज के एग्जैक्टली बीच में होता है, एग्जैक्टली बीच में। बिकॉज देखो यार, OAB सिर्फ हाइपोटेन्यूज के ऊपर लाई नहीं करता, उसके एग्जैक्टली बीच में होता है, क्योंकि OA और OB दोनों रेडियस हैं। क्लियर है? और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भी राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर होती है। और एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूं फिर से कि ये वाला केस भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होता है जब वो सर्कल के अंदर होती है। ये मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, ठीक है। और जब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होएगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल का कर लिया आपने, ये रटना नहीं है। जब आगे से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे सर्कल के अंदर, तो आप देख लोगे कि इसका सेंटर कहाँ है। एक्यूट बनाओगे तो देख लोगे, लेकिन जब आप इसके अंदर ऑब्ट्यूस बनाओगे तो ऑब्ट्यूस आपको ऐसे बनानी पड़ेगी, ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसे ही बनेगी, और इसका जो सेंटर होएगा सर्कल का वो बाहर होएगा। अगर आप इस एंगल को ऐसे छोटा करते जाओगे, मान लो इस एंगल को ऐसे छोटा करते जाओगे, तो ये एंगल तभी 90 डिग्री का हो जाएगा जैसे ये डायमीटर के ऊपर आई ऐसे। क्लियर है? और थोड़ा सा और छोटा कर दिया तो ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर जो प्री के अंदर है, जो सरकम सेंटर, वो बाहर होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था कि भाई सरकम सेंटर बाहर है तो कौन से वाले ट्रायंगल होगी? तो आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये देखो एक बार, इफ O बी द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR और O इसका सरकम सेंटर है, यानी कि इसके बाहर हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और उसका जो सेंटर होएगा वो सरकम सेंटर होएगा, ठीक है, उसका नाम है O। और इन्होंने क्या बताया है, QOR इज 110, तो QOR ये 110 है, ठीक है भाई, एंड OPR इज 25 और OPR ये 25 है, तो मर्सिडीज का साइन बन गया ये तो। और एक बात आपको पता है कि भाई सारे रेडियस बराबर होते हैं अपने सर्कल के, है ना, कॉमन सेंस की बात है तो ठीक है भाई, सारे रेडियस बराबर हैं। अब आप वो थ्योरम याद करो जरा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ट्रायंगल POR को देखो जरा, POR, तो अगर ये वाला एंगल 25 है तो ये वाला भी 25 होएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ये दोनों साइड बराबर हैं। और फिर आप देखो ट्रायंगल QOR को, QOR, तो QOR के अंदर ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 होएगा। 180 में से 10 गए, बाकी बचे 70, तो 70 का आधा 35 ये होएगा, 35 ये होएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ट्रायंगल PRQ पूछा है, सॉरी एंगल PRQ पूछा है। देखो तो एंगल PRQ क्या है,
25 प्लस 35 यानी कि 50 और 10 60, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है भाई? तो आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, जब भी एग्जामिनर सरकम सेंटर की बात करे, जब भी सरकम सेंटर की बात करे तो ध्यान रखना कई क्वेश्चंस के अंदर हमें बाहर वाला सर्कल बनाना पड़ता है। ठीक है, जब भी सरकम सेंटर की बात करें तो वो सरकम सेंटर उस सर्कल का सेंटर होता है जो उस ट्रायंगल के बाहर है। तो ये देखो भाई एक बार, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के बाहर हो, जो उसका परिवृत्त हो, और फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा डायमीटर के ऊपर बनती है, व्यास पर बनती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने एक सर्कल बना लिया और उसके डायमीटर के ऊपर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। ठीक है, और राइट एंगल हमेशा यहाँ बनता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका रेडियस होएगा। तो अब इन्होंने क्या बताया, जो उसका रेडियस है, जो उसकी त्रिज्या है वो 15 है। तो इस बात से मुझे पता लग गया कि भाई इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 30 है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, और जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त जो इसके अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस है जी 6। ठीक है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ। तो ट्रायंगल की साइड्स पता करो। तो मुझे ये तो पता है कि ट्रायंगल की सबसे बड़े वाली साइड 30 है, ये पता है। तो देखो सबसे बड़े वाली इसमें 30 नहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें तो 30 है ही नहीं, इसमें सबसे बड़े वाली नहीं है। तो सिर्फ दो ही ऑप्शन अपने आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो इन रेडियस वाली इंफॉर्मेशन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कभी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है एग्जामिनर। और एक और बात, हमें ये भी पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगी इसकी साइड। तो 30, 24 और 25 तो कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। 30, 24, 25 किसी के भी मल्टीपल भी नहीं है। तो आंसर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं, देखो जरा। ये देखो 3 छिके 18, 3 इंटू 6, ये देखो 4 छिके 24, 3 4 और 5, 5 छिके 30, 3 4 5 के ट्रिपलेट हैं ये, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं ये। ठीक है भाई, अब एक बार ये और देखो, इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो किसी ट्रायंगल की 3 साइड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10। तो 3 4 5 याद आया कुछ, 3 4 5 की डबल है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की डबल है। तो आपको ध्यान हो जाना चाहिए कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि उसकी साइड्स 3 4 5 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जैसे ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता लगी तो हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ली और उसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो है डायमीटर के ऊपर बनती है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैंने इसके चारों तरफ सर्कल क्यों ड्रॉ किया ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, देखो इन्होंने पूछा है देन द लेंथ ऑफ द मीडियन टू द ग्रेटेस्ट साइड, जो ग्रेटेस्ट साइड है उसकी मीडियन। तो मैंने आपको एक केस करवाया था, बार बार वो केस सामने आ रहा है कि जब ये और ये बराबर हों तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो मेरे को इसलिए याद है, तो ये जो साइड है ना, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सर्कल के डायमीटर पर लाई करती है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और ये जो साइड AD है ये BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि ये मीडियन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो मीडियन होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो मीडियन है तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी, वो एक सर्कल का रेडियस होती है, रेडियस। ठीक है, तो अगर इसकी साइड्स 6, 8 और 10 हैं तो इसकी जो मीडियन है वो इसको 5 और 5 में बांटेगी, और 5 क्या हो जाएगा, 5 इसके सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और इसकी लेंथ, ये जो मीडियन है इसकी लेंथ भी 5 हो जाएगी। ये सामने वाली साइड के बीच में जा रही है, मतलब कि एग्जैक्टली सेंटर में जा रही है सर्कल के, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी 5। तो भाई अब मैं आपको ये सारी लाइंस, ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस है और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार आइसोस्केलस ट्रायंगल में करके देखते हैं। आइसोस्केलस के अंदर हम स्पेशली क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, बिकॉज इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है ना। अगर इसको मैं बीच में से काटूंगा ऐसे कैंची से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो बनेंगे ये दोनों सिमेट्रिकल होंगे। चलो भाई एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। तो मैंने इसके अंदर एक मीडियन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ABC। तो मैंने इसके अंदर एक मीडियन ड्रॉ कर दी ये। तो बिकॉज ये जो आइसोस्केलस ट्रायंगल है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिमेट्रिकल होएगी। ये मैंने मीडियन ड्रॉ की है, ये BD और
डीसी को बराबर हिस्सों में बांटेगी। ये सिमेट्रिकल है, इसी कारण ये जो लाइन है ना, ये इस एंगल को भी बराबर हिस्सों में बांटती हुई आएगी, एंगल को बराबर हिस्सों में बांटती हुई आएगी। चलो एक बार इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं ना, प्रूव कर लें। चलो चलो भाई, हमारे सामने दो ट्रायंगल हैं ABD और ACD। इन दोनों ट्रायंगल की ये जो साइड्स हैं ये इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोस्केलस है, साइड साइड। और ये जो दोनों साइड्स हैं ये इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये मैंने मीडियन ड्रॉ की है, मीडियन ड्रॉ की है। और ये वाली साइड यहाँ पर कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने प्रूव कर लिया, अब आपको तसल्ली हो जाएगी। देखो तो ये मीडियन है, तो अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, लेकिन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 है, यानी कि दोनों एंगल 90-90 के होंगे, ये भी 90 ये भी 90। तो अगर AD, ये जो AD है ये 90 डिग्री पर इसको स्ट्राइक कर रही है BC को, तो यानी कि ये एल्टीट्यूड भी है। तो भाई ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो बराबर साइडों के बीच में से जो लाइन आती है वो मीडियन, अगर आप मीडियन ड्रॉ करोगे वो मीडियन भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है। और बिकॉज ये जो लाइन है AD ये परपेंडिकुलर भी है और साथ में इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी कि यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई भाई साहब। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि यही लाइन एंगल बाइसेक्टर भी हो गई। तो किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर दो बराबर भुजाओं के बीच में से अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो चारों लाइन आपको मिल जाती हैं। क्लियर है? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि यही लाइन चारों का रोल प्ले कर रही है सिमेट्री के कारण। और एक और बात देखते हैं अब। देखो अगर मैं यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करूँ, मीडियन, तो देखो मैंने ये मीडियन ड्रॉ की, इसका मिडल पॉइंट पर मैं अंदाजे से ले गया लगभग, तो ये तीनों एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये हो गया इनका सेंट्रोइड, जिसका मैंने नाम दे दिया G। तो इस लाइन के ऊपर सेंट्रोइड लाई कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो एल्टीट्यूड ऐसे बनानी पड़ेगी, 90 का एंगल लगभग यहाँ पर बनेगा, खुद आपको फील हो रहा होगा। तो ये यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी इस लाइन के ऊपर, तो ये हमने मान लिया ऑर्थो सेंटर, लंब के अंदर। ठीक है, हमने लंब यहाँ पर बनाए थे। और अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊँ तो आपको ये फील हो रहा होगा कि ये देखो मैंने दोनों एंगल्स को लगभग बराबर रखा है, एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे इस लाइन के ऊपर, यह है एंगल बाइसेक्टर, इसको मैंने मान लिया जी I। ठीक है, यानी कि कोण द्विभाज केंद्र है ये। ठीक है, अंतः केंद्र हो गया ये। और अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एग्जैक्टली इनके बीच में से जाएगा ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो वो यहाँ पर होएगा, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनका सर्कम सेंटर। ठीक है, प्री केंद्र। तो देखो भाई एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो चारों पॉइंट्स हैं ना, जो चारों पॉइंट्स हैं, अपना सेंट्रोइड हो गया केंद्रक, इन सेंटर हो गया अंतः त्रिज्या, सर्कम सेंटर हो गया प्री केंद्र अंतः केंद्र, और अपना और दो सेंटर हो गया लंब केंद्र, ये एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जो यहाँ से जो मीडियन बनती है दोनों बराबर साइडों के बीच से, उसके ऊपर लाई करते हैं। क्लियर है? बाद में हम इक्विलेटरल का भी करेंगे। तो इक्वेशन देखो, अगर इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर कोलिनियर, अगर वो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है समरेख, एक ही लाइन के ऊपर है, तो मैंने क्या बताया था कि आइसोस्केलस के अंदर वो एक लाइन के ऊपर होते हैं चारों पॉइंट। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड अगर एक ही लाइन के ऊपर है किसी ट्रायंगल में, तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो जरा। इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर, तो AD परपेंडिकुलर है BC का, और द ट्रायंगल ABC इज, तो ये परपेंडिकुलर है, और साथ में उसने एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी थी, वो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ये फिगर में बता रखी है कि BD इज इक्वल टू DC। तो देखो ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर भी है ना, एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है, और इसको बराबर हिस्सों में भी बांट रही है, मतलब कि मीडियन भी है। तो कौन सी ट्रायंगल में होती है ऐसे? आइसोस्केलस के अंदर होती है ना। तो आप गारंटीड बोल सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। हो सकता है आपको लगे कि ऐसा इक्विलेटरल में भी होता है, लेकिन ऐसे आप गारंटीड नहीं बोल सकते कि ये इक्विलेटरल है। ठीक है, इक्विलेटरल की गारंटी नहीं है, लेकिन ये जरूर गारंटी है कि इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ये आइसोस्केलस है। ठीक है, तो
अब हम करते हैं भाई, आपके एग्जाम के अंदर इक्विलेटरल के अंदर भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं इन इंपॉर्टेंट लाइंस के। तो एक बार जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर और एक बार इनको बना लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से लाइन बना ली। तो अब एक बार, बिकॉज जो आइसोस्केलस ट्रायंगल थी उसकी सिर्फ ये दो साइड इक्वल थी, लेकिन इक्विलेटरल में तीनों इक्वल हैं। तो अब क्या होएगा, आइसोस्केलस में जो काम सिर्फ इस एक लाइन के साथ हुआ था, क्योंकि ये दो इक्वल साइड्स के बीच में से जा रही थी, लेकिन अब की बार हर एक लाइन दो इक्वल साइड्स के बीच में जा रही है। देखो ये दोनों भी इक्वल है इनके बीच में से, ये दोनों भी इक्वल है इनके बीच में से, तो हर एक लाइन दो इक्वल साइड्स के बीच में जा रही है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हर एक लाइन मीडियन भी होती है, यानी कि बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करेगी। हर एक लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होती है, हर एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, और एल्टीट्यूड भी होती है। वो चारों लाइन एक के अंदर मिल जाती हैं, यही एक लाइन चारों की प्रॉपर्टी प्ले करती है। यानी कि ये जो पॉइंट आ गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये जो पॉइंट आ गया, ये सेंट्रोइड भी है, इन सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है। हिंदी और इंग्लिश के टर्म बार बार नहीं बोल रहा क्योंकि आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चारों पॉइंट इसी के अंदर हैं। तो यानी कि ये सेंट्रोइड है, मतलब कि ये ए ओ बी, अगर ए ओ 2 है तो ओ बी 1 है। सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटता है मीडियन को, ये एल्टीट्यूड भी है, ये सब कुछ है। तो देखो भाई, अगर ये पॉइंट इन सेंटर है, अंतः केंद्र है, तो इसको सेंटर लेकर एक और सर्कल हम बना सकते हैं। और अगर ये सरकम सेंटर है, प्री केंद्र है, तो इसको सेंटर लेकर एक और सर्कल बना सकते हैं जो चारों वर्टेक्स को टच करेगा, और एक सर्कल बना सकते हैं जो चारों साइड्स को टच करेगा। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला सर्कल बना है लाल, इसका रेडियस क्या होगा, देखो यहाँ पर सेंटर से लेकर यहाँ तक, तो इसका रेडियस है 1। तो जो इन रेडियस है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1 है, और हरे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये देखो 2, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 2। तो जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तो उसका जो इन सर्कल होता है, जो उसके अंदर वाला गोला होता है, और जो बाहर वाला सर्कल होता है, उन दोनों का रेडियस का रेशियो 1:2 होता है। बाहर वाले सर्कल का रेडियस जो है अंदर वाले के रेडियस से डबल होता है, ठीक है। ये सारी बातें याद रखोगे। अब हम क्वेश्चंस करते हैं फिर। इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आर सेम, इसी ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड सेम है, तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल ऐसी है जिसके अंदर ये चारों पॉइंट सेम होते हैं। तो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड अगर कोलिनियर होते, एक लाइन के ऊपर होते, तो हम बोल देते कि भाई आइसोस्केलस है, लेकिन यहाँ पर ये सेम है, एग्जैक्टली एक जगह पर है, यानी कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द इन सेंटर, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट पे। इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये चारों चीजें क्या होती हैं, ये एग्जैक्टली एक जगह पर होती हैं, यानी कि ये को इंसिडेंट होती हैं, संपाती, यानी कि एक ही जगह पर होती है। क्लियर है भाई। अब ये देखो, इफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये काम भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही पॉसिबल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ये जो लाइंस हैं तीनों, ये इक्वल होते हैं, किसी और ट्रायंगल के अंदर नहीं होती, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से बराबर होती है। तो अगर सारी मीडियंस इक्वल हैं, सारी एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, सारे एंगल बाइसेक्टर इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समभुजी त्रिभुज है। इफ द सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बी 10, सर्कम रेडियस यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल का रेडियस 10 है, तो इन्होंने क्या पूछा है, देन द मेजर ऑफ इट्स इन रेडियस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अंदर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो बाहर वाले सर्कल के रेडियस से आधा होता है, तो बाहर वाले का 10 है तो अंदर वाले का 5 होएगा, ठीक है। यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए है। द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 3, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, और इसका जो इन रेडियस होएगा वो क्या होएगा, वो ये वाला होएगा, ठीक है। तो ये 3 है, तो हमें पता है कि भाई ये जो इसका इन सेंटर है, ये इसका सेंट्रोइड भी है, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको 2:1 रेशियो में बांटता है। ऊपर वाला 2 है तो नीचे वाला 1 है, और अगर नीचे वाला 3 है तो ये ऊपर वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ए ओ, ये ए ओ क्या हो जाएगी 6, और ओ डी क्या है 3, ये इन्होंने बताई है। तो इसकी मीडियन क्या होगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चारों चीज़ें सेम होती है ना, तो यही मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही सब कुछ है, बस इसी की लेंथ निकाल लो, यही मीडियन की लेंथ होगी, यही एल्टीट्यूड की। तो 6 और 3 9,
तो इसकी मीडियन की लेंथ क्या हो जाएगी? आंसर इज ऑप्शन डी। वैसे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपको एक कंसेप्ट दिमाग में विजुलाइज हो चुका है तो। क्लियर है? आप वैसे ही देख सकते थे। ये और ट्राई करो भाई एक बार। इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड D इज द पॉइंट ऑन BC, तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और D जो है वो BC के ऊपर एक पॉइंट है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई। देन देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ की है तो ये एल्टीट्यूड ही मीडियन है, एल्टीट्यूड ही एंगल बाइसेक्टर है, एल्टीट्यूड सब कुछ है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, यानी कि ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। जी हाँ, बांटेगी बिल्कुल। और अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है AB रेशियो BD, तो AB जो है वो पूरी साइज है, पूरी साइड है, और BD जो है वो आधी साइड है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारी साइड बराबर होती है ना, तो यहाँ पर ये तो पूरी साइड है, ये आधी साइड है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। आंसर इज ऑप्शन बी। अदरवाइज आप इसको एक मानोगे, इसको एक मानोगे, तो पूरी साइड क्या हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की? 2, तो ये वाली साइड भी 2 हो जाएगी, क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं, तो 2:1 उस तरीके से भी 2:1 आ जाएगा। एक बार ये ट्राई करो भाई फिर, अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है तो। लेट ABC बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ABC, लेट BE इज परपेंडिकुलर टू CA, और ये जो BE है ये CA के परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको ध्यान में हो जानी चाहिए कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमने परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड लंब बना दिया, तो ये जो है ये मीडियन भी है, ये सब कुछ है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी, एंगल बाइसेक्टर भी है, ये सब कुछ है इस ट्रायंगल के लिए। अब आगे इन्होंने क्या बोला है? आगे इन्होंने बोला है कि भाई AB², AB क्या है? इसकी साइड, और BC² प्लस CA², तो AB प्लस BC प्लस CA इसकी साइडों का स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया? मैंने भाई इसकी साइडों को 2, 2 और 2 मान लिया जानबूझ के। ठीक है, एक रिलेशन ही प्रूव करनी है ना, वैल्यू पुट करके देख लेंगे। मैंने 2 क्यों माना? ताकि इनको टुकड़ों में तोड़ सकें, ऐसे 1 और 1 भी ऐसे इनको कर सकें। तो चलिए भैया अब हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो होती है √3/2a। अगर साइड गिवन है, ए क्या है? ए है साइड, साइड इंटू √3/2 करने से उसकी हाइट आ जाती है। ठीक है, तो चलिए भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार आप ट्राई कर लो अब, अगर पहले नहीं निकला तो भाई इन्होंने क्या बोला है? AB² प्लस BC² प्लस CA², तो AB, BC और CA इन तीनों की लेंथ हम क्या मान चुके हैं? 2 मान चुके हैं। तो AB का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे ही आगे भी 4, आगे भी 4, तो यहाँ पर आ गया जी 12। ऊपर जो हमने निकालना था 4 + 4 + 4 12 इज इक्वल टू वट? तो वो बोल रहा है 2BE², 3BE², 4BE²। तो एक बार BE² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BE क्या है? BE इसकी एल्टीट्यूड है, BE क्या है? इसकी एल्टीट्यूड है, इसकी हाइट है, इसका लंब है, इसकी ऊंचाई है। तो भाई हाइट की वैल्यू है BE की वैल्यू √3/2 इंटू जो इसकी साइड है, इसकी साइड हमने 2 मान रखी है, तो 2 से 2 गया, तो BE की वैल्यू है 3, और BE² की वैल्यू आ जाएगी, BE की वैल्यू थी √3, BE² की वैल्यू है 3। तो अब 3 को कितने से गुणा करें कि 12 आ जाए? तो यानी कि ये वाली रिलेशन ट्रू है, 4BE² के बराबर है, 4 × 3 = 12। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब आपको मिलता हूँ कंसेप्ट लेक्चर 8 में, बहुत ही स्वीट लेक्चर है।